हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटरवल क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है नीरज सिंह मेहरा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें जो वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का अप्रैल मंथ में कंडक्ट होना है। ठीक है, तो जिससे रिलेटेड हम लोग जो क्लासेस हैं इन डेप्थ, ठीक है, पूरा बेसिक कवर करते हुए एडवांस तक हम लोग जाएंगे और हम लोग वन बाय वन क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोलॉजी। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी सबसे पहले ये बायोलॉजी जो शब्द है वो भाई है क्या। बायोलॉजी की बात करें, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी कहाँ का एक शब्द है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है बायोस एंड सेकंड वन इज लोगोस। ठीक है, सेकंड वन इज लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो ओवरऑल अगर मैं बायोलॉजी के मीनिंग की बात करूं, बायोलॉजी के मीनिंग की बात करूं, तो जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लाइफ के बारे में। लाइफ मतलब जितने भी जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे उनके बारे में जो स्टडी होती है उसे हम लोग बायोलॉजी के अंदर रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अब ये बायोलॉजी जो शब्द है ये सबसे पहले यूज किसने करा? सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द है वो यूज करा था लेमार्क। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेवीरेनस। ठीक है, ट्रेवीरेनस, याद रखिएगा ये दो बहुत फेमस नाम है। ठीक है, ट्रेवीरेनस, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने 1801 में इस बायोलॉजी शब्द का यूज करा था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी। भाई ठीक है, बायोलॉजी ये शब्द तो यूज कर दिया, बट फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग लेमार्क और ट्रेवीरेनस को नहीं कहते हैं। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल, या हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जो जो मैं बोलते जाऊं वो आप लोग लिखते जाइएगा। अरस्तु, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, अरस्तु। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब हम लोग साइंस के बारे में पढ़ते थे ना, तो ये जो अरस्तु साहब थे, ये जो एरिस्टोटल थे, इनका एक ध्यान गया कि भाई पूरी एक ब्रांच है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु जो है चल रहे हैं फिर रहे हैं, हम लोग हो गए, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अलग से एक ब्रांच क्यों ना बनाया जाए। और उन्होंने फिर मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करी, इसीलिए और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में इन्होंने बताया एरिस्टोटल ने सबसे पहले, तो इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, तो वो होते हैं हमारे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, वो कौन थे? हमारे चार्ल्स डार्विन। अब ऐसा क्यों? ये मॉडर्न बायोलॉजी क्या आ गई भाई, कहाँ से आ गई? ये चार्ल्स कौन है? चार्ल्स डार्विन, उसके बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से आई? देखिए, चार्ल्स डार्विन, देखिए चार्ल्स डार्विन जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करा है मॉडर्न थ्योरी को समझाने के लिए। एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन होती है, ठीक है, कि मतलब कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। ठीक है, एक इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मतलब सर्वाइव कर पाएगा वही आगे जी पाएगा। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये याद रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक वो कहानी सुनी होगी कि क्या कहते हैं, वो बीटल्स थे, ठीक है, वो रेड कलर के बीटल्स होते थे, तो उनको पक्षी आराम से खा लेते थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट करा और अपना कलर चेंज करा। तो वो उन्होंने अपना कलर चेंज करके ग्रीन कलर कर लिया। तो जब वो पेड़ पौधे में बैठते थे ना, अब पत्तियां ग्रीन होती हैं, पत्तियों के ऊपर अगर बीटल, एक ग्रीन कलर का बीटल बैठ जाए तो अब ज़्यादा परेशानी होगी ना चीज़ों को देखने में। तो ऐसे उन्होंने खुद को सर्वाइव करा, तो जैसे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे देखिए,
अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी जो है वो फर्दर और आगे डिवाइड हो गई है। ठीक है, बायोलॉजी के हम लोग दो ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। वो दो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, एंड सेकंड वन इज क्या होती है? बॉटनी। ठीक है, सेकंड वन इज बॉटनी। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। देखिए, जूलॉजी के बारे में बात करें ना, जूलॉजी का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जू। जू मतलब चिड़ियाघर जिसे कहते हैं ना। मतलब जूलॉजी का मतलब है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स जो होता है ना, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जूलॉजी के अंदर रखते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग जूलॉजी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो और बॉटनी, बॉटनी की बात करें, बॉटनी क्या है? बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? सेम चीज, स्टडी ऑफ, बट इस बार बॉटनी में प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होता है ना, वो बॉटनी के अंदर आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? आगे देखिए, अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं, वैसे ही देखो, क्योंकि उस समय तक हम लोगों को प्लांट्स के बारे में नहीं पता था, तो इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी जो है ना, फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी अगर वो है तो जूलॉजी के फादर भी तो वही होंगे, कौन? हमारे अरस्तु साहब। ठीक है, एरिस्टोटल या अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, एरिस्टोटल। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? अब एरिस्टोटल ने क्या करा ना, अपनी एक बुक लिखी। ठीक है, अपनी एक बुक लिखी, जिस बुक का उनका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम। इन्होंने इसमें क्या करा? हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम नाम की एक इन्होंने बुक लिखी, जिसमें इन्होंने क्या बताया? इसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। याद रखना, हिस्टोरिया एनिमिलियम का मतलब ही आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जंतुओं के इतिहास के बारे में इन्होंने इसमें बताया था। ठीक है, वैसे इसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है कि कितने तरीके के एनिमल्स की बात की गई, फिर भी एक रफ आइडिया कहा जाता है कि 500 एनिमल्स के बारे में, 500 एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में इन्होंने इसमें बताया था। किसने? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक किसने लिखी? एरिस्टोटल। ठीक है, लगभग कितने एनिमल्स के बारे में बताया? 500 एनिमल्स के बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, अब जैसे हम लोगों ने जूलॉजी के फादर के बारे में पढ़ा, वैसे ही भाई एक दूसरी ब्रांच भी तो थी, बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी के बारे में बात करें ना, तो फादर ऑफ बॉटनी जो होते हैं वो कौन होते हैं? फादर ऑफ बॉटनी के लिए एक नया नाम सामने आता है, वो क्या होते हैं? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, THEOPHA, थियो, नहीं, फ्रे, PHRA, फ्रेस्टस, PHRATUS। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस साहब ने ये बॉटनी के बारे में बताया। ठीक है, बॉटनी के बारे में किसने बताया? थियोफ्रेस्टस साहब ने। अब जैसे एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलियम, वैसी ये थियोफ्रेस्टस जो है, इन्होंने भी तो किसी ना किसी बुक में बताया ही होगा ना। तो इनकी जो बुक थी, उस बुक का जो नाम था, जैसे उसमें क्या था? हिस्टोरिया एनिमिलियम था ना, क्योंकि इसमें प्लांट्स के बारे में बताया है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। नाम से ही पता चल रहा होगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अच्छा, ये जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है ना, इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, जिसमें इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया कि प्लांट्स का इतिहास क्या था, वनस्पति इतिहास क्या था, उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, इसमें लगभग इन्होंने 480 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया है। कितने? 480, 480 प्लांट्स के बारे में इसमें इन लोगों ने डिस्कशन किया है। ओके, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? आगे देखते हैं। अब क्या है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना कि भाई इसका फादर कौन है, ठीक है, या फादर ऑफ बॉटनी क्या है, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें। अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मतलब अलग अलग ब्रांच के फादर्स के बारे में, क्योंकि आज ना इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के ही बारे में बात करेंगे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सर्जरी किसे कहते हैं? ठीक है, फादर ऑफ सर्जरी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी में बोला जाता है एक इंडियन है। ठीक है, और इंडियन कौन है? वो सुश्रुत। ठीक है, कौन है वो? सुश्रुत।
ठीक है, सुश्रुत है, सुश्रुत साहब जी हैं। इन्होंने सर्जरी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज के बारे में बताया कि भाई ये इसकी सर्जरी ऐसे होती है, इसकी सर्जरी ऐसे होती है, तो फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? अब एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ, ठीक है, अब मैं सिर्फ वो लिखूंगा, फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन किसे कहा जाता है, मतलब जो आधुनिक दवाइयाँ हैं उसके जनक किसे कहा जाता है? तो उसके लिए एक नाम आता है, ठीक है, मेडिसिन लिख लेना ये, उसके लिए एक नाम आता है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है, उसके लिए एक नाम आता है क्या? हिप्पोक्रेट्स, उसके लिए एक नाम आता है, याद रखना। अच्छा, हिप्पोक्रेट्स जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, हिप्पोक्रेट्स साहब ने ना क्या करा था कि इन्होंने ना, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मतलब इन्होंने एक थीसिस लिखी, ठीक है, जब ये पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे तो इन्होंने एक थीसिस लिखी जिसमें इन्होंने दवाइयों के बारे में बताया, ठीक है, मेडिसिन्स के बारे में बताया कि अब दवाइयाँ बताई हैं तो बीमारियों के बारे में बताया होगा कि भाई ये वाली बीमारी की ये दवाई है, बीमारी और उसके ट्रीटमेंट, उसका इलाज कैसे होगा उसके बारे में भी बताया इन्होंने। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो थीसिस है उसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया, उसका इलाज कैसे होता है वो बताया, और उसके लिए दवाइयाँ क्या होती हैं ये सारी चीज़ें बताई। तो क्योंकि इनका इतना बड़ा योगदान था ना, इसलिए जो डॉक्टर जब कोई बनता है ना तो उसको ये हिप्पोक्रेटस ओथ ही दिलाई जाती है, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स की ओथ दिलाई जाती है कि हाँ हम हिप्पोक्रेट की मतलब कसम खाते हैं, ऐसा करके ना, कि क्या कहते हैं, हम लोग अपना जो कार्य है उसे मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, कोई भी घूसखोरी वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो जैसे इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, वैसे ही जो फादर ऑफ नर्सिंग किसे कहा जाता है, नर्सिंग की जो जनक है वो किसे कहा जाता है? अच्छा, ये फादर ऑफ नर्सिंग से ये मत समझना कि कोई मेल होगा, फादर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग किसे कहा जाता है, ठीक है, नर्सिंग लिख लेना, ठीक है, नर्सिंग किसे कहा जाता है? वो होते हैं नाइटेंगल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटेंगल थी तो मैं नाइटेंगल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नाइटेंगल, ठीक है, नाइटेंगल, ठीक है, फादर ऑफ नर्सिंग, ठीक है, नाइटेंगल मतलब एक ये ब्रिटिश के साइड की थी ये, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा, ठीक है, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए कि मतलब जो हमारी जो नर्सिंग है उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, एक सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, जब क्या कहते हैं शायद ब्रिटिश एक वॉर में फंसा हुआ था, ठीक है, उस समय इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिपाहियों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश आर्मी, उनके अगेंस्ट जो थे अगर वो जख्मी थे तो उनके लिए भी इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मदद करी थी नाइटेंगल ने, ठीक है, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक होता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी का मतलब ही क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में जो स्टडी होती है, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो होते हैं एडवर्ड जीनर, याद रखना, एडवर्ड जीनर को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी के फादर, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर, ठीक है। ऐसा क्यों, इन्हें क्यों बोला जाता है भाई कि इम्यूनोलॉजी के मतलब फादर क्यों बोला जाता है? देखो, सबसे पहली जो वैक्सीन थी ना स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की जो सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो इन्होंने ही, एडवर्ड जीनर ने ही बनाई थी, ठीक है। अच्छा, सिर्फ स्मॉल पॉक्स की ही नहीं, वो ही सबसे पहली नहीं थी, और सबसे फर्स्ट वैक्सीन की बात करें वो भी किसने बनाई थी? फर्स्ट जो वैक्सीन थी वो भी इन्होंने, एडवर्ड जीनर ने ही बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीन जो किसने बनाई थी? ये एडवर्ड जीनर ने ही बनाई थी, ठीक है। और वो किसकी वैक्सीन थी? वो थी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन बनाई थी इन्होंने। अच्छा, वैक्सीन के बारे में एक आप लोगों को बता दूं, वैक्सीन देखिए कैसे काम करती है। जैसे अभी कोविड-19 भी आया था ना, तो हम लोग करते क्या है ना, देखो उसका जो वीक जो सेल होता है, ठीक है, जैसे कोविड-19 वायरस है उसका जो एक वीक सेल है हम लोगों ने ले लिया, और ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन या जानवर कुछ किसी की भी बॉडी में उसे क्या कराया जाता है? इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में आरबीसीज डेवलप हो जाती हैं, सॉरी, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स मतलब डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे करके अगर
इन फ्यूचर कभी हमारी बॉडी में उसका लिविंग सेल भी क्या कहते हैं अगर एंटर करेगा ना, तो हमारे अंदर भाई क्या है, ऑलरेडी उसके अगेंस्ट WBC हमारी मतलब बन रखी है, ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो चुका है, तो हम लोग उस बीमारी से मतलब हम लोग बच सकते हैं। तो बात समझ में आ गई क्या चीज़ है, वैक्सीन का मतलब ये होता है। तो एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो खोजी थी। अच्छा, इसकी जो पहली डोज थी, ठीक है, जो जेम्स फिप्स को लगाई गई थी, 8 साल का एक बच्चा था जेम्स फिप्स। वैसे ना ये स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन नहीं बनाई थी। क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स जब फैला था उससे पहले काउ पॉक्स नाम की बीमारी फैली थी। तो काउ पॉक्स का इन्होंने क्या करा, एक डेड सेल लिया और ह्यूमन की बॉडी में, मतलब ये जो जेम्स फिप्स है ना, ठीक है, नेम लिख दे रहा हूँ, JAMES, जेम्स फिप्स, 8 साल का एक बच्चा था ये। इसकी बॉडी में वो काउपॉक्स का जो मतलब सेल था ना, एक डेड सेल था, उसको इसकी बॉडी में एंटर कराया और देखा कि भाई ये इसको तो क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स फैल ही नहीं रहा है, तो वहाँ से इन्होंने एक वैक्सीन को डेवलप कर लिया था। ओके, अच्छा, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, ठीक है, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो होते हैं वो बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इन्होंने सबसे पहले मतलब वो मटर के पौधे में डिस्कवरी करी थी ना, इन्होंने एक क्या कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, ठीक है, कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि क्या कहते हैं, जैसे मटर के पौधे में डिस्कशन करी ना कि एक लंबा पौधा लिया एक छोटा पौधा लिया, तो आगे आने पर वो पौधा लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपनी थीसिस में बताया था, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल याद रखना फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ओके, अब आगे अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी के फादर किसे बोला जाता है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, पहले तो टेक्सोनॉमी का मतलब ही नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है कि मतलब चीज़ों को एक ग्रुप्स में अरेंज करना, ठीक है, बात समझ में आ गई। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे जैसे एनिमल्स हैं भाई, उसे एनिमल वाले ग्रुप में रखेंगे, ठीक है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को प्लांट्स वाले ग्रुप में रखेंगे, मैमल्स को मैमल्स वाले ग्रुप में, तो ऐसे करके, ठीक है, उसे टेक्सोनॉमी बोला जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है कार्ल लीनियस, या कभी कभी इसका नेम होता है कैरोलस लीनियस भी, ठीक है, कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, कार्ल लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। अच्छा, वो साइंटिफिक नेम वगैरह, ठीक है, अगर आ जाए फादर ऑफ साइंटिफिक नेम, ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेम के फादर किसे बोला था, तो वो भी कार्ल लीनियस ही आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में होने को आगे हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम लोग वो वाला चैप्टर करेंगे, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, आगे देखते हैं आगे है फादर ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब होता है विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी मतलब वायरस के बारे में हम लोगों ने स्टडी करनी है। फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है, मार्टिनस बीजरिंक, ठीक है, मार्टिनस बीजरिंक, ठीक है, BEIJERINC, मार्टिनस बीजरिंक, ठीक है, आप लोग ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मार्टिनस बीजरिंक, ठीक है, वायरोलॉजी के फादर बोला जाता है इन्हें, किसे, मार्टिनस बीजरिंक को। अच्छा, अब इन्हें फादर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वायरस के बारे में स्टडी करी, मार्टिनस बीजरिंक ने, ठीक है। बट सबसे पहला जो वायरस है वो इन्होंने नहीं खोजा था। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि फर्स्ट जो वायरस था भाई किसने डिस्कवर करा था, तो फर्स्ट जो वायरस था, फर्स्ट वायरस, नोट्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आप लोगों के। फर्स्ट जो वायरस था वो डेमित्री इवानोविस्की, ठीक है, इवानोविस्की, ठीक है, इवानोविस्की, डिमित्री इवानोविस्की ने इस फर्स्ट वायरस को। अच्छा, जो ये फर्स्ट जो वायरस था ना, ये क्या था, ये क्या था, टोबैको मोज़ियक वायरस था, ठीक है, TMV, ठीक है, टोबैको मोज़ियक वायरस था। ये क्या था ना, मतलब मेनली ये एक प्लांट का वायरस होता है जो कि मेनली टोबैको के प्लांट में, ठीक है, तंबाकू के जो पौधे होते हैं ना उसमें पाया जाता है, टोबैको मोज़ियक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ियक वायरस, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए
आगे आता है फादर ऑफ, देखिए एक आता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, एक आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है ना, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो बोला जाता है एंटोनी वान, इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, ल्यूवेन, ठीक है, ल्यूवेन हॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, याद रखिएगा ये नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है कि भाई जीवाणु विज्ञान, जीवाणुओं के बारे में खोजा। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहला जो इन्होंने मतलब एक बैक्टीरिया खोजा था, मतलब एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म खोजा था। अच्छा सॉरी, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले आप लोग समझिए एक साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी एक होती है मतलब जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं, ठीक है। उसके फादर बोला जाता है रॉबर्ट हुक को, ठीक है, किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, सबसे पहले डेड सेल की खोज करी थी। कब? 1665 में। कहाँ से खोजा था इन्होंने? एक मतलब बार की एक मतलब एक ट्री की एक बार्क ली थी, उसको इन्होंने खुद से बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप में देखा था 1665 में। तो उन्हें वहाँ से उन्होंने बताया सेल के बारे में कि भाई जितने भी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सेल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। सेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल मतलब इतना बता दे रहा हूँ। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की खोज, मरी हुई कोशिका, क्यों? क्योंकि वो एक प्लांट लेके आए हैं जो मर चुका है, उसको उन्होंने मतलब अपने माइक्रोस्कोप में देखा है। अच्छा, अब दोबारा से देखिए उसी टॉपिक पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हम लोगों ने बोले एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक का नाम दिया ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, लिविंग जो सेल था वो इन्होंने ही खोजा था, ठीक है, लिविंग जो सेल था इन्होंने ही खोजा था, ल्यूवेन हॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने 1674 में, ठीक है, 1674 में, ठीक है, 1674 में इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को खोजा था, ठीक है, मतलब एक पॉन्ड वाटर लिया था और इन्होंने थोड़ा सा मतलब जो रॉबर्ट हुक ने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था ना उससे एडवांस लेवल इन्होंने एक क्या कहते हैं अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और 1674 में एक पॉन्ड वाटर में देखा था, पॉन्ड वाटर, ठीक है, एक तालाब का, एक गंदे तालाब का एक पानी लिया उन्होंने और वहाँ से उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है, लिविंग सेल की खोज करी, ठीक है। 1674 में ही इन्होंने आरबीसी को भी खोजा, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं उनको भी खोजा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने ना क्या करा था, अच्छा इन्होंने एक बैक्टीरिया को भी खोजा था, 1674 में इन्होंने बैक्टीरिया को भी खोजा था, ठीक है, बैक्टीरिया को खोजा। बैक्टीरिया की खोज कब करी? 1674 और 1676 में बैक्टीरिया की खोज करी। 1674 में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने आरबीसी को खोजा था और स्पाइरोगायरा को खोजा था, ठीक है, स्पाइरोगायरा याद रख लेना, ठीक है। 1676 में इन्होंने क्या करा, 1676 में इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था, ठीक है, याद रखना 1676 में इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। अब कमाल की बात यह है कि इनके पास क्योंकि एक एडवांस लेवल का एक माइक्रोस्कोप इन्होंने खोज दिया था, तो 1677 में इन्होंने क्या करा, अपने ही सीमन में, ठीक है, अपने ही सीमन में इन्होंने स्पर्म सेल की भाई देख लिया इसने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्हें खुजली हुई और इन्होंने क्या करा, स्पर्म सेल को देखा कि भाई सीमन, ठीक है, अपना ही इन्होंने सीमन लिया और उसमें स्पर्म सेल को इन्होंने 1677 में देखा, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में भी खुजली हुई होगी कि भाई सीमन, अपने सीमन में तो स्पर्म सेल को देख दिया, तो सबसे पहले एग सेल किसने खोजा? तो सबसे पहला जो एग सेल जो खोजा था ना, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर, ठीक है, वॉन बेयर। अच्छा, जो हमारा स्पर्म सेल था वो कब खोजा गया था? 1677। अच्छा, 1677 में जो इसने स्पर्म सेल जो खोजा था ना, उन्होंने उस समय इसका नाम स्पर्म नहीं दिया था, उन्होंने उसका नाम दिया था एनिमल क्यूल्स, मतलब स्मॉल एनिमल्स का नाम दिया था, कहा था ये एनिमल क्यूल्स है, मतलब स्मॉल एनिमल्स है, ठीक है। बट
जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है ना, इसने सबसे पहले एग सेल को खोजा था। ठीक है, सबसे पहले एग सेल को। स्पर्म सेल हमारा कब खोजा गया था? 1677। एग सेल को जो खोजा गया ना, बहुत टाइम बाद भाई, 1827 को खोजा गया था ये एग सेल। और पता है, जो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर है ना, इन्होंने ही मतलब जो स्पर्म सेल आज जो हम लोग यूज़ करते हैं शब्द, उस समय तक तो एनिमल क्यूल्स चलता था। जो स्पर्म जो वर्ड जो यूज़ करते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इन्होंने ही बोला था, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने ही। ठीक है, स्पर्म जो नाम दिया वो किसने दिया? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? आगे देखते हैं। एक आता है फादर ऑफ मॉडर्न, सॉरी, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, समझ में आ गया ना? कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के क्या कहते हैं, वो कौन है? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? लुई पाश्चर। अब ये जो लुई पाश्चर है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने देखिए क्या करा, लुई पाश्चर ने देखिए क्या करा, ध्यान से देखिए। लुई पाश्चर ने जो रेबीज़ की जो वैक्सीन थी ना, रेबीज़ जो बीमारी होती है, रेबीज़ का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया, जिसमें हमें पानी से डर लगता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। इस रेबीज़ की वैक्सीन किसने खोजी थी? लुई पाश्चर ने। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए भी नेम लिख दे रहा हूँ, LOUIS, लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर ने सबसे पहले इस रेबीज़ की वैक्सीन को खोजी थी। इस लुईस पाश्चर ने ही फर्मेंटेशन के बारे में बताया। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, मतलब ऐसा सिंपल, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एसिड, अल्कोहल और गैस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी ना, तब वो बैक्टीरिया क्या अपना काम करना स्टार्ट करेगा, क्या? ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एसिड, अल्कोहल और गैस में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के बारे में भी इन्होंने लुईस पाश्चर ने। सिंपल शब्दों में आप लोग फर्मेंटेशन को आप लोग समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? आगे देखिए। और इन्होंने, लुईस पाश्चर ने, एक पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पाश्चराइज्ड मिल्क आता है। ठीक है, मतलब पाश्चराइजेशन का मतलब ही ये है, ठीक है, कि लिक्विड या फूड को जो उसमें बैक्टीरिया या जो जो इसमें कीटाणु वगैरह हैं उनको खत्म करने की जो प्रोसेस होती है, उसे हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस दैट किल्स माइक्रोब्स इन लिक्विड एंड फूड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड डिसीज। ठीक है, मतलब उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए उसके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको जो किल करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो लुईस पाश्चर ने क्या क्या करा? ठीक है, रेबीज़ की वैक्सीन खोजी। रेबीज़ का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया। लुईस पाश्चर ने क्या करा? एक पाश्चराइज फर्मेंटेशन प्रोसेस खोजी। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। लुईस पाश्चर ने और क्या करा था? एक पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है। ठीक है, पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि फूड या जो लिक्विड जो होते हैं उनको सड़ने से बचाने के लिए उसके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, एक छोटी सी एक चीज़ और है, वो सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। एक आता है ना, कभी कभी पूछ देता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, ग्रीन मतलब हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप लोग हाई प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्रेन्स का, ठीक है, हाई प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स की बात करें, मतलब अनाजों का अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उगा रहे हैं ना, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या चीज़ है? इसी तरीके से एक आता है ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक क्या आता है? एक ब्लू रिवॉल्यूशन आता है। ये सारी चीज़ें कॉपी में नोट करते चलिएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब होता है फिश के प्रोडक्शन को, ठीक है, मछलियों का उत्पादन जो है अगर हम लोग उससे बढ़ाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक आता है वाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, सफ़ेद क्रांति किसे कहते हैं? वाइट रिवॉल्यूशन। देखो, वाइट का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे हम लोग कह देंगे कि सफ़ेद क्रांति आ गई है, वाइट रिवॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही देखिए क्या होता है, ऐसे ही एक होता है
येलो रिवॉल्यूशन एक होता है, येलो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? येलो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऑयल का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। ऑयल येलो कलर का होता है ना, इसलिए ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना वो क्या आता है? येलो रिवॉल्यूशन के अंदर आता है। एक ऐसे ही सिमिलरली एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम लोग पल्स मतलब दालों का जो प्रोडक्शन है अगर हम लोग उसे बढ़ाएंगे ना, तो उसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप लोग ये नोट्स वगैरह, इतनी रिक्वेस्ट है कि नोट्स वगैरह खुद से बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक फादर ऑफ आयुर्वेद, सॉरी रह गया था, फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है? बोला जाता है चरक को, ठीक है। चरक को बोला जाता है, याद रखना। तो आई होप आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा, और धीरे धीरे करके हम लोग सारी जो क्लासेस होंगे इन डेप्थ, जैसे आज हम लोगों ने इन डेप्थ पढ़ा है ना, वैसे ही सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।